मैं बाहर से जो ही पढ़कर हवेली लौटी तो अम्मा अचानक मेरे सर पर सफ़ेद चादर डालकर बोली कि आज तुम्हें पीर साहब के आस्थाने छोड़ कर आना है, जहां तुमने उनकी 24 घंटे खिदमत करनी है, क्योंकि इसके फौरन बाद तुम्हारा निकाह है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैं तो पहले से छुपके शादी कर चुकी थी और ये बात हवेली में कोई नहीं जानता था, और पीर साहब के पास तो कंवारी लड़कियां ही जाती थीं। यूं मैं बहुत डरी हुई थी। अम्मा मुझे वहां छोड़ आई। यूं आधी रात को मेरी अचानक आंख खुली तो रूह फना हो गई। मेरा नाम सुमेरा है। मेरी उम्र 20 साल थी। मैं पेशावर से ताल्लुक़ रखती थी। हम 3 बहन भाई हैं। मेरे बड़े भाई का नाम अली है और छोटे भाई का नाम दानियाल। मैं घर में सबसे छोटी थी। मेरे अब्बू और अम्मी टीचर थे। घर में सब मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे बड़े भाई मुझे अपनी औलाद की तरह प्यार करते। घर में सबकी मैं लाडली थी। मेरे भाई और मेरे वालिदैन मेरी हर ख्वाहिश को मानते थे। मैं 12वीं क्लास में थी। मेरे अब्बू मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे और मुझे भी डॉक्टर बनने का शौक़ था। मैं ज़हीन भी थी। मेरे बड़े भाई बैंक में जॉब करते थे और छोटा भाई अभी पढ़ रहा था। अम्मी की तबीयत अक्सर ठीक नहीं रहती थी। उन्होंने अपनी नौकरी से भी इस्तीफ़ा दे दिया था। पढ़ाई के साथ घर संभालना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था। फिर हमने बड़े भाई की शादी करने का सोचा। वो अभी शादी करना नहीं चाहते थे। उनकी मंगनी बचपन में ही मेरी खालाजाद से हुई थी। इस लड़की का नाम आलिया था और वो भी अभी पढ़ रही थी। लेकिन अम्मी की तबीयत की वजह से हमें जल्दी शादी करनी पड़ी। फिर हमने भाई की शादी की तैयारियां वगैरह की। भाई की शादी हुई। मेरी भाभी भी बहुत अच्छी थी। वो हम सब का बहुत ख्याल रखती। पूरा घर भाभी ने संभाला हुआ था। अम्मा की तबीयत भी पहले से काफ़ी बेहतर थी। भाभी मेरे साथ भी बहुत प्यार करती थी। सब बहुत अच्छा चल रहा था। मेरे अब्बू का इरादा था कि मैं मेडिकल के लिए बाहर जाऊं और वहां से अपनी हायर एजुकेशन मुकम्मल करूं। मेरे इम्तिहान में 1 माह बाकी था। मैंने इस 1 माह में पेपर्स की तैयारी की और इस दौरान मेरे अब्बू का कार एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में ज़्यादा चोट उनके दिमाग पर लगी, जिसकी वजह से वो कोमा में चले गए। मेरे अब्बू मेरे दोस्त भी थे। इनका ये हाल हमसे देखा नहीं जा रहा था। अब्बू बस बेबस आंखों से सबको देखते रहते। इनका ये हादसा हमारे लिए किसी मातम से कम न था। हम सब अब्बू का बहुत ख्याल रखते। मेरी भाभी भी अब्बू का बहुत ख्याल करती। अब्बू के इस हादसे की वजह से मैं इस साल पेपर्स न दे सकी और मेरा साल ज़ाया हो गया। मुझे बहुत अफसोस था, क्योंकि मेरे अब्बू मेरे इंटर होने के इंतज़ार में थे। वो मुझे कुछ बनाना चाहते थे। वो अक्सर कहते थे कि मैं अपनी बेटी को मजबूत बनाकर अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहता हूँ। तब मैंने सोचा अब अगले साल पेपर्स दे दूंगी। इस दौरान मेरे लिए रिश्ता भी आया कज़न के लिए, लेकिन मेरे भाई चाहते थे कि मैं अब्बू का ख्वाब पूरा करूं। मुझे भी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर मेरी अम्मी कहती थी कि तुम अपने घर की हो जाओ, अपने अब्बू की ज़िंदगी में ही। लेकिन मैं कहती कि मैंने अभी शादी नहीं करनी। ज़िंदगी जो जो गुजरी, अब्बू की तबीयत कभी ठीक तो कभी ख़राब रहती थी। उनकी ये हालत बहुत तकलीफ कुन थी। मेरे अब्बू बहुत हंसमुख इंसान थे। चंद माह बाद अली भाई को अल्लाह ताला ने बेटे की नेमत से नवाजा। हम सब बहुत खुश थे। अब्बू के इस हादसे के बाद ये पहली खुशी थी। मैंने बच्चे का नाम नू रखा। इस बच्चे के आने से घर में काफ़ी रौनक हो गई थी। मेरा भी ज़्यादातर वक्त नू के साथ ही गुजरता था। भाभी कहीं भी जाती तो मैं नू को अपने पास रोक लेती, क्योंकि इसके बगैर मेरा दिल नहीं लगता था और वो भी मेरे साथ बहुत अटैच हो गया था। फिर मेरे पेपर्स का टाइम आ गया। तैयारी वगैरह की, पेपर्स हुए। अल्हम्दुलिल्लाह सब पेपर अच्छे हुए। अब रिजल्ट का इंतज़ार था। एक रोज़ मैं नू के पास बैठी हुई थी कि अचानक मेरे नंबर पर किसी रॉन्ग नंबर से कॉल आई। पहली कॉल पर तो मैंने पिक न किया, लेकिन कॉल मुसलसल आने पर मैंने कॉल रिसीव की तो किसी लड़के की आवाज़ थी, जो सुनकर मैंने कॉल बंद कर दी। जिस पर उसने मैसेज किया कि मैं तुम्हारा कज़न हमज़ा बात कर रहा हूँ, तुमसे मुझे बात करनी है, कॉल पिक करो। दोबारा कॉल पर मैंने कॉल रिसीव की तो हमज़ा ने कहा, घबराओ नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा, बोलो। उसने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसी वजह से मैंने तुम्हारे घर रिश्ता भी भेजा, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। मैं इनकार की वजह जानना चाहता हूँ। तुम किसी और को पसंद तो नहीं करती? अगर ऐसी कोई बात है तो बताओ।
میں نے بولا حمزہ دیکھو، میرے ریجیکشن کی کوئی وجہ دوسرا لڑکا نہیں ہو سکتا، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، تم اپنے لیے اور کوئی لڑکی دیکھو، میں ابھی اپنی پڑھائی مکمل کروں گی۔ حمزہ کہنے لگا محبت تم سے ہے تو اور کسی کو کیوں دیکھوں؟ تم بتاؤ مجھ میں کوئی کمی ہے؟ تم مجھ سے منگنی کر لو، شادی تمہاری پڑھائی کے بعد کر لیں گے۔ میں نے کہا حمزہ تم میں کوئی کمی نہیں، میں کوئی بھی تعلق نہیں بنانا چاہتی۔ میرے لاکھ انکار پر بھی وہ کہتا رہا کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ میں نے کال بند کر دی۔ ایک عجیب الجھن دل میں پڑ گئی کہ وہ اتنی آسانی سے تو میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، بھائی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، بس میں نے اس بات کو دل سے نکال دیا کہ میں نے تو اسے انکار کر دیا ہے، اب وہ کچھ نہیں کرے گا۔ اگلے دن پھر جب میں امی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو حمزہ کی کال آ رہی تھی۔ کافی کال کے بعد امی نے بولا کون ہے؟ کال اٹھا لو۔ میں نے بولا دوست ہے، ناراض ہوں، میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ پھر میسیج آنے لگے میری کال اٹھاؤ، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کال اٹھانے پر اس نے کہا کہ مجھے تم سے ملنا ہے، خدا کا واسطہ ایک مرتبہ آ جاؤ، اس کے بعد شاید میں تمہیں کال نہ کروں۔ میرے منع کرنے پر وہ اصرار کرتا رہا۔ میں نے اپنی دوست لائبہ کو بولا، وہ میری بیسٹ فرینڈ تھی، اسے میں نے یہ ساری بات بتائی۔ اس نے بولا مل لو، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ میں نے حمزہ کو جگہ کا ایڈریس میسج کیا۔ میں اور لائبہ گئے تو حمزہ وہاں پر موجود تھا۔ میں نے کہا جلدی بتاؤ، ایسی کیا بات تھی کہ تم نے مجھے یہاں بلایا؟ اس نے کہا بات تو کوئی بھی نہیں، بس تم میری محبت کا یقین کر لو، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں۔ میں نے کہا حمزہ یہ کیا مذاق ہے؟ میں تم سے ملنے تمہارے دل کا حال جاننے نہیں آئی، تم کیا سمجھتے ہو تم یہ سب کر کے میرا دل جیت لو گے؟ مجھے تم میں اور تمہاری محبت میں کوئی دلچسپی نہیں۔ میرے اس رویے سے اس کو کافی دکھ بھی پہنچا۔ وہ لائبہ سے کہتا رہا اس کو تم سمجھاؤ۔ لائبہ نے بھی کہا تم کیا چاہتی ہو؟ یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے تمہاری خاطر۔ میں نے کہا بس میرا دل نہیں چاہتا کہ میں کسی سے محبت کروں۔ بس یہ باتیں کر کے میں گھر آ گئی۔ میں نے حمزہ کا نمبر بھی بلاک لسٹ میں ڈال دیا۔ میرا دل حمزہ کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ کچھ روز بعد میرے رزلٹ شیٹ آئی، میں نے اچھے نمبروں سے اپنا انٹر کیا۔ اس کے بعد بھائی نے میرے باہر جانے کے سارے ڈاکیومنٹ وغیرہ تیار کیے اور میرا پاسپورٹ وغیرہ تیار ہوا۔ امی بہت خفا تھیں لیکن مجھے بہت شوق تھا اور ابو کا خواب بھی تھا۔ امی میری خوشی کے آگے چپ رہی۔ میں 4 سال کے لیے جا رہی تھی، میرا دل بھی کچھ اداس تو تھا۔ امی ابو بھائی نو سب میرے بہت قریب تھے تو ان سے جدائی کافی تکلیف دہ تھی میرے لیے، لیکن جانا بھی تو ضروری تھا۔ تو میری فلائٹ ہو گئی، 3 دن تھے جانے میں، تیاری وغیرہ کی۔ جس دن شام کو میں نے جانا تھا اس سے 1 روز پہلے حمزہ کے دوست کی کال آئی میرے نمبر پر۔ کال نہ ریسیو کرنے پر اس نمبر سے میسج آیا کہ میں حمزہ کا دوست ہوں، حمزہ نے کچھ ایسا کھا لیا ہے جس سے اس کی جان کو خطرہ ہے، وہ ICU میں ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بے ساختہ ٹپکنے لگے۔ کوئی کسی کو اس حد تک بھی چاہ سکتا ہے کیونکہ میں نے ایسا صرف ڈراموں میں دیکھا تھا۔ عجیب کیفیت تھی میری۔ میں نے اپنی دوست لائبہ کو سب بتایا۔ اس نے کہا تم اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہو؟ حمزہ کی محبت تمہیں اب بھی سچی نہیں لگ رہی؟ اس نے تمہاری خاطر اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ لائبہ نے مجھے کافی باتیں سنائی۔ میں نے لائبہ سے کہا کہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں، نہ میں رک سکتی ہوں یہاں پر۔ مجھے پہلے بھی بہت ٹینشن تھی باہر جانے کی۔ حمزہ کی فیملی میں بھی کسی کو اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا یہ میری خاطر کر رہا ہے؟ کیا محبت اتنی اندھی ہوتی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لائبہ مجھے زبردستی ہاسپٹل لے کر گئی۔ وہاں اس کا دوست بیٹھا تھا۔ حمزہ ICU میں تھا۔ اس کا دوست بھی کافی پریشان تھا۔ حمزہ کے دوست نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ آپ باہر نہ جاؤ۔ مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ گھر میں بھی میں بہانہ بنا کر آئی تھی۔ بس اب ہم تینوں حمزہ کے ہوش میں آنے کی دعا کر رہے تھے۔ 1 گھنٹہ یوں گزر گیا۔ ڈاکٹر باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں، حمزہ کچھ ٹائم بعد ہوش میں آ جائے گا، خطرے کی کوئی بات نہیں۔ حمزہ کو ہوش آنے تک میں اور لائبہ ہسپتال میں تھے۔ دل میں عجیب وسوسے بھی تھے کہ میں حمزہ سے کیا کہوں گی۔ حمزہ کو ہوش آ گیا۔ میں اس کے روم میں گئی تو وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہا۔ میں نے اس کا حال پوچھا تو کہتا اب ٹھیک ہوں، اب تم جو آ گئی ہو، اب تم مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، میں تمہاری جدائی کیسے برداشت کروں گا؟ میں نے کہا چھوڑو، تم کن باتوں کو لے کر بیٹھے ہو؟ تمہیں ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر تمہارے والدین کو اس بات کا پتہ چلتا تو وہ کتنے خفا ہوتے۔
اپنا نہیں تو کم از کم اپنی ماں باپ کا خیال کرتے۔ بس یہ میں کہہ کر چلی آئی۔ کافی وقت گزر چکا تھا۔ میں اور لائبہ گھر واپس آ گئے۔ گھر آ کر پیکنگ وغیرہ کی۔ زندگی نہ جانے کس موڑ پر تھی، میں کیا کر رہی تھی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یوں دوسرے دن میں چلی گئی۔ سب ایئرپورٹ تک ساتھ آئے۔ سفر گزر گیا، دل بہت اداس تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے رونا بھی آ رہا تھا۔ سب کی یاد آ رہی تھی۔ حمزہ کا وہ بے ساختہ چہرہ میری آنکھوں سے نہیں ہٹ رہا تھا۔ میں وہاں پہنچی۔ سب بہت دل نشین تھا۔ ہاسٹل میں میری رہائش تھی۔ وہاں پہنچنے پر کئی لڑکیوں سے ملاقات ہوئی۔ الگ الگ مذہب کے لوگ، بالکل مختلف تھا سب۔ اگلے روز میں کالج گئی۔ وہاں بھی طرح طرح کے لوگ دیکھے۔ مختلف ماحول تھا۔ ہماری کلاسز ہوئیں۔ وہاں پر بھی لڑکیوں سے دوستی ہوئی۔ اپنا اپنا تعارف کروایا اور وہ ہاسٹل میں بھی میرے ساتھ ہی رہتی تھیں۔ بھائی بھی کال کرتے، ان سے بھی اکثر بات ہو جاتی تھی۔ امی بھی بہت یاد کرتی رہتی تھی۔ میں بھی انہیں بہت یاد کرتی۔ مجھے ابو کی بہت فکر رہتی تھی۔ انمول بھی پاکستان سے آئی ہوئی ایک اسٹوڈنٹ تھی۔ ہم لوگوں میں کافی فرینڈشپ ہو گئی تھی۔ کھانا پینا سونا سب ساتھ ساتھ۔ آہستہ آہستہ ہم لوگ بہت قریب ہو گئے۔ انمول اور میں ایک روز لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے، بک کی اسٹڈی کر رہے تھے کہ ایک لڑکا بیٹھا ہوا کوئی کتاب پڑھا تھا۔ وہ ہمارا کلاس فیلو تھا، لیکن اسے میں نے کالج میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں کو اسے دیکھنے سے روک نہ سکی۔ بس دل کو بہت اچھا لگا۔ کبھی کبھی اتفاق سے ہم لائبریری میں مل جاتے۔ کلاس بہت بڑی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے کلاس میں ہمارا کبھی آمنا سامنا نہیں ہوتا تھا۔ یوں عرصہ گزرتا گیا۔ کچھ روز بعد میں اور انمول گراؤنڈری میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اچانک وہی لڑکا آیا۔ اس کے ہاتھ میں کتاب تھی۔ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہنے لگا، یہ بک آپ لائبریری میں بھول آئی تھیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس نے میرا نام پوچھا۔ نام بتانے پر میں نے اس لڑکے سے نام پوچھا۔ اس کا نام آنزک تھا۔ وہ بک دے کر چلا گیا۔ دل کو عجب خوشی ہوئی۔ میں انمول سے آنزک کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ وہ ایک بہت ہی سلجھا ہوا انسان تھا۔ کچھ روز وہی روٹین رہی۔ انمول اور میں ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ ہر دکھ تکلیف خوشی سب آپس میں شیئر کرتے۔ ایک روز بھائی کی کال آئی۔ بھابھی نے کہا کہ ابو کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں بہت روئی۔ بھائی نے میرے آنے کا کہا، لیکن مجھے 2 سال سے پہلے چھٹی نہیں مل سکتی تھی۔ کال پہ ہی ان کا دیدار کیا۔ انمول بھی مجھے سہارا دیتی رہی۔ دل میں ایک افسوس تھا کہ ان کو میں دیکھ نہ سکی۔ کالج بھی 1-2 روز نہ جا سکی۔ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہوتی تھی۔ ابو کا سن کر میں روتی رہتی۔ پڑھائی میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ چند روز کے لیے کالج سے چھٹی لے لی۔ مجھے ابو کی بہت یاد آنے لگی۔ میں ان کے لیے بہت رویا کرتی تھی۔ رات کو مجھے نیند نہ آتی تھی۔ ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے یاد آتی اور مجھے رونا آتا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا، انمول نے مجھے سمجھایا، اب تم جس مقصد سے آئی ہو وہ تو پورا کرو۔ تمہارے ابو کا خواب تھا۔ میں نے پھر سے کالج جانا سٹارٹ کیا۔ پہلے روز جب ہم کالج گئے تو آنزک گیٹ پر کھڑا تھا۔ جب اس نے ہم دونوں کو آتے ہوئے دیکھا، وہ ہمارے پاس آیا اور میرے کالج نہ آنے کی وجہ بھی پوچھی۔ جب میں نے اسے سب بتایا تو اس نے بھی بہت افسوس کیا اور کہا اب ان کے جانے کے بعد تمہیں اور مضبوط بننا ہوگا۔ ان کا یہ خواب تمہیں پورا کرنا ہوگا، اور اس نے تسلی دی۔ آنزک پاکستان سے تعلق رکھتا تھا اور وہ بھی اپنی اسٹڈی کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس کا بھائی بھی یہاں ہوتا تھا۔ وہ ان کے گھر سے کالج آتا جاتا تھا۔ کالج قریب تھا۔ کالج میں بریک ٹائم ہم ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ کافی گپ شپ ہوتی تھی۔ ہم ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرتے تھے۔ ایک روز آنزک کی سالگرہ تھی تو اس نے پارٹی رکھی ہوئی تھی، جس پر مجھے اور انمول کو بھی دعوت دی اور آنے کے لیے بہت اصرار بھی کیا۔ بہت اصرار پر میں اور انمول دونوں گئے۔ ہم باہر کسی بھی فرینڈ کے ساتھ کسی پارٹی میں بہت کم جاتے تھے۔ ہمارے کالج میں ہر طرح کی لڑکیاں موجود تھیں۔ جب ہم ان کے گھر گئے تو اس نے اپنے بھائی بھابھی سے بھی ملوایا۔ وہ بھی بہت اچھے لوگ تھے۔ پارٹی ختم ہونے پر آنزک نے مجھے سب کے سامنے پرپوز کیا۔ ایک الگ ہی کیفیت کا احساس تھا۔ جس لڑکے کو میں پسند کرتی تھی وہ مجھے بھی چاہتا ہے، لیکن اسے میں نے کبھی احساس بھی نہیں ہونے دیا تھا کہ میں اسے پسند کرتی ہوں۔ وہ دوستی تک کا رشتہ تھا۔ اس کے پرپوز پر مجھے غصہ بھی آیا کہ اس نے یوں سب کے سامنے کیوں کہا، لیکن ان لوگوں میں یہ بات بہت عام تھی۔ میں اور انمول گھر واپس آ گئے۔ انمول نے کہا کہ تم اب کیا کرو گے؟ اگلے دن آنزک ملا۔ اس نے کہا تم خفا ہو؟ میرے میسج کا رپلائی بھی نہیں کیا۔ تمہیں میرا پرپوز کرنا اچھا نہیں لگا تو بتاؤ۔ تم مجھ سے ہر بات شیئر کر سکتی ہو۔
कोई मसला है तो मुझे बताओ। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपनी फैमिली की वजह से परेशान हूँ कि मैं उन्हें क्या कहूँगी। उसने कहा तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी परेशानी मेरी है। मैं अभी सिर्फ तुमसे मोहब्बत का इजहार करना चाहता था, अब जो तुम चाहोगी वैसा ही होगा। आंजिक ने कहा कि हम शादी पाकिस्तान में ही करेंगे। 3 साल पूरे हो गए थे। एक रोज़ मेरी दोस्त लाइबा की कॉल आई। उसने कहा कि हमजा ने अभी तक शादी नहीं की। तुम्हारे घर वालों को हमजा का पता लग गया था कि हमजा तुम्हें पसंद करता है और तुम्हारी खातिर उसने पॉइजन भी खाया था। वो आज भी तुम्हारे इंतज़ार में है और तुम्हारी अम्मी लोग भी चाहते हैं कि तुम हमजा से ही शादी करो। तुम्हारी अम्मी ने मुझे घर बुलाया था कि मैं तुमसे बात करूं। तुम अब हमजा के लिए मान जाओ, वो तुम्हारे लिए आज तक वहीं खड़ा है। तुम्हारे भाई भी कुछ रोज़ में तुमसे बात करेंगे, क्योंकि हमजा की अम्मी तुम्हारे घर रोज़ आती हैं और वास्ते डालती हैं। तुम्हारे भाई की अगर कॉल आई तो उनके आगे हाँ करना। ये सब कहकर कॉल बंद कर दी। मैं और परेशान हो गई थी कि मैं अब क्या करूँगी। इधर मैं आंजी को बहुत चाहती थी और उधर हमजा, जो मुझे कभी भी पसंद नहीं था। और मैंने सब अनमोल को बताया। अनमोल ने कहा तुम आंजिक से निकाह कर लो। मैंने कहा मैं अपनी फैमिली को क्या कहूँगी। अनमोल ने कहा तुम जब गई तो अपने भाई को बता देना। बस मैंने अनमोल की बात को मान लिया, क्योंकि इस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने आंजिक से कहा कि हम दोनों निकाह करते हैं। आंजिक ने कहा कि कल तक तुम मंगनी नहीं कर रही थी और आज निकाह। मैंने उसे सारी बात बताई। मैं उससे कुछ भी नहीं छुपाना चाहती थी। आंजिक ने कहा कुछ बुरा नहीं होगा, ये तुम्हारा यकीन है मुझ पर और ये हमेशा कायम रहेगा। मेरी मोहब्बत में कभी कोई कमी नहीं आएगी। आंजिक ने अपने भाई से बात की जिनके पास वो रहता था। इसके भाई ने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं। आंजिक के अम्मी और अब्बू नहीं थे। पाकिस्तान में एक भाई और एक बहन थे। आंजिक ने उनसे भी बात की। इसके वो बहन और भाई भी आ गए और फिर इन सब की मौजूदगी में हमारा निकाह हुआ। रुखसती नहीं की, बस एक निकाह का रिसेप्शन था। फाइनली मैं और आंजिक एक रिश्ते में मंसूब हो गए थे। रुखसती मैंने कहा कि हम पढ़ाई के बाद करेंगे और तब मैं भाई से भी बात कर लूँगी। आंजिक ने कहा ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं, जैसे तुम चाहोगी। पल भर में मुझे ये सब ख्वाब लगता था कि आंजिक जैसा लाइफ पार्टनर मेरी ज़िंदगी में कैसे शामिल हुआ। हमारे निकाह का 1 साल हो गया। आंजिक मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। फिर मेरे 4 साल पूरे हुए। मैं और अनमोल ने वापस आना था। आंजिक के डॉक्यूमेंट की वजह से वो हमारे साथ ना आ सका। मेरा दिल नहीं कर रहा था वापस जाने को, क्योंकि मुझे आगे की बहुत टेंशन थी कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन मुझे आना तो था ही। आंजिक भी बहुत खफा था। मैं और अनमोल पाकिस्तान पहुंच गए। आगे सब लेने आए हुए थे। भाई, अम्मी, भाभी, नू सब आए हुए थे। अनमोल अपनी फैमिली के साथ चली गई। मैं अम्मी लोगों के साथ घर आई। अब अम्मी लोग मेरे दादा की हवेली में रहते थे। मैं बाहर से जूं ही पढ़कर हवेली लौटी तो अम्मी ने अचानक मेरे सर पर सफ़ेद चादर डालकर बोली कि आज तुम्हें पीर साहब के आस्थाने छोड़ कर आना है, जहाँ तुमने उनकी 24 घंटे खिदमत करनी है। ये हमारे ख़ानदान में रस्म थी कि शादी से पहले लड़कियां ऐसा करती थीं। और अम्मी ने कहा कि इसके फ़ौरन बाद तुम्हारा निकाह है हमजा के साथ। ये सुनते ही पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं तो पहले से ही छुपकर शादी कर चुकी थी और ये बात हवेली में कोई नहीं जानता था। और पीर साहब के पास तो कंवारी लड़कियां ही जाती थीं। मुझे समझ नहीं आ रही थी। यूँ मैं बहुत डरी हुई थी। अम्मी मुझे वहाँ छोड़ आई। मुझे अम्मी ने कुछ कहने का मौका न दिया कि मैं उनसे कुछ कहती। यूँ आधी रात को बेहाल बहुत परेशान बैठी हुई थी। आंजिक का नंबर भी नहीं लग रहा था। अनमोल का नंबर भी ऑफ जा रहा था। रोना भी बहुत आ रहा था। बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। आधी रात को अचानक आंख खुली तो हमजा मेरे पास बैठा हुआ था। उसे वहाँ देखकर मेरी रूह फना हो गई कि ये यहाँ कैसे आ गया। वो खामोशी से बैठा देख रहा था। वो छुप के आया था शायद। मैंने कहा ये सब क्या तमाशा है। कहने लगा तुम्हें 4 साल से नहीं देखा था मैंने। तुम जब घर पहुंची तो पुप्पो तुम्हें यहाँ ले आई। बस तुम्हें देखने आया हूँ। मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से, अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। और वो मेरे कहने पर चला गया। मुझे 3 माह के लिए पीर साहब के आस्थाने में रुकना था। वहाँ भी बहुत सी लड़कियाँ आई हुई थीं। अगले रोज़ ऐसा हुआ मैं वहाँ से भाग गई और मैं दूर दराज किसी शहर के किसी इलाके में, जिसे मैं नहीं जानती थी, शायद मैंने इस शहर का नाम भी नहीं सुना था, मैं वहाँ चली गई क्योंकि पीर साहब के पास सिर्फ कंवारी लड़कियाँ रहती थीं। ये बात मेरे जहन में दौड़ती रही। मैं इस इलाके में किसी को नहीं जानती थी।
एक रात मेरी यूं ही सड़कों पर गुजर गई। दूसरे दिन मैंने किसी पनाहगाह जाने का सोचा। वहां पर कोई ऐसा न था जिसे मैं कुछ कह पाती। दिल भी परेशान था। अगर अम्मी लोगों को कुछ पता चला तो क्या होगा, ये सोच सोचकर अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई। वहां पर से गुजरने वालों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह दिए। मुझे जब होश आया तो मैंने डॉक्टर से पूछा मुझे कौन लेकर आया था यहाँ पर, जिस पर डॉक्टर ने जवाब दिया कि आपके साथ कुछ लोग थे जो आपको यहाँ पर लेकर आए। उसने पूछा कि आपके साथ कौन है। मैंने लरसते हुए अल्फाज में कहा मेरा कोई नहीं है। यहाँ रात का वक्त था। डॉक्टर ने कहा कि आप मेरे साथ चले जाएं मेरे घर, क्योंकि आप इस वक्त कहाँ जाएंगे, रात के इस पहर शहर के हालात भी अच्छे नहीं हैं, तो आप मेरे साथ मेरे घर चली जाएं। मैं सोच रही थी कि मैं किसी अजनबी के घर कैसे चली जाऊं, लेकिन अभी मेरे लिए ये घर बेहतर था क्योंकि मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। तो मैंने डॉक्टर साहब की बात मानकर उनके साथ चली गई। डॉक्टर साहब ने रास्ते में अपना तारुफ करवाया, नाम वगैरह बताया। जब हम उनके घर पहुंचे तो उनकी फैमिली में उनकी माँ और एक बेटी थी। उनकी बीवी का इंतकाल हो चुका था। जब हम घर पहुंचे तो डॉक्टर की वालदा ने पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये मेरे अस्पताल में एक मरीज़ा आई, तो इसे कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने के लिए लाया हूँ। इसके पास कोई ठिकाना नहीं। इनकी वालदा ने बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा और कहा बेटा ये तुम्हारा घर है, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, यहाँ रहो, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे कुछ दिन इस तरह गुजर गए क्योंकि डॉक्टर की अम्मी नहीं छोड़ रही थी। वो तीनों अकेले रहते थे। आंटी मुझे अपनी बेटी कहती थी। डॉक्टर साहब की बेटी 10 बरस की थी। मेरे आने से वो भी बहुत खुश थी। मैं सोचती काश मैं भी ऐसी ही बेफिक्र जिंदगी गुजार सकती। एक दिन मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मुझे किसी पनाहगाह में छोड़ आएं, क्योंकि यहाँ रहना मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये तुम्हारा घर है, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। तुम दारुल अमान क्यों जाना चाहती हो, वहाँ तुम पागल हो जाओगी। वहाँ का माहौल तुम्हारे काबिल नहीं, वहाँ की जिंदगी बहुत मुश्किल है, तुम गुजार नहीं सकोगी। इस पर मैंने डॉक्टर से कहा जिंदगी की कोई खुशी मुझे अब चाहिए भी नहीं। डॉक्टर ने कहा अगर फिर भी तुम सब जानते हुए यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी अपनी जिंदगी है। डॉक्टर साहब ने कई बार मुझसे मेरी जिंदगी के मुतल्लिक पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, लेकिन इनकी बहुत पूछने पर भी मैंने ये बात न बताई। मैं अपने मोबाइल पीर साहब के आस्थाने में ही भूल आई थी। जब डॉक्टर ने देखा कि मेरे पास मोबाइल भी नहीं है तो मुझे डॉक्टर साहब एक पनाहगाह छोड़ाए और उन्होंने मुझे एक मोबाइल भी लेकर दिया और साथ कुछ रकम भी, और कहा कि इस मोबाइल में मेरा नंबर सेव है, जब भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मेरे नंबर पर बेतकल्लुफ़ कॉल कर सकती हो। डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने दारुल उलूम में मेरा एडमिशन करवाया। जब मैं दारुल उलूम के अंदर आई तो मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा। एक अजीब माहौल था। सब लड़कियां अपनी अपनी सोचों में मसरूफ़ थीं। कुछ लड़कियों से मेरी बात भी हुई। सब ने अपनी ज़िंदगी की कहानियां सुनाई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूंगी। ज़िंदगी एक और नए मोड़ पर जा रही थी। ज़िंदगी का ये मुकाम मेरे लिए इंतहाई खौफनाक साबित हुआ। हर गुजरते रोज़ मेरे दिल में अजीब वसवसे आते कि शायद मैं बाहर न जाती, ये सब कुछ मुझे न देखना पड़ता। काश मुझे आंजिक से मोहब्बत न होती, मेरे साथ ये सब कुछ ना होता जो हो रहा था। मुझे बहुत बुरा लगता था। अपनी इस नादानी की गलती पर डॉक्टर साहब हर दूसरे तीसरे दिन में राब्ता करने आते। हर चीज़ का वो ख्याल रखते थे। मेरे पास आंजिक का नंबर भी नहीं था और राब्ता करना बहुत ज़रूरी होता गया। एक रोज़ डॉक्टर साहब जब मुझे देखने आए तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे कहीं जाना है, क्या आप मुझे ले जा सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मैंने कहा मुझे मेरी दोस्त के घर जाना है, बहुत ज़रूरी है उससे मिलना। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें आज ले जाऊंगा। मैं अनमोल के घर जाना चाहती थी क्योंकि आंजिक तक पहुंचने के लिए मुझे अनमोल से मिलना ज़रूरी था। मुझे अनमोल ने जब हम बाहर से पाकिस्तान लौटे थे तो एयरपोर्ट पर मुझे अपना ड्रेस दिया था, तो मुझे इस तरह से याद तो ना था, लेकिन कोशिश की। डॉक्टर साहब ने पूछा तुम्हारी दोस्त का ड्रेस तुम्हारे पास है? मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि इसका ड्रेस तो मुझे सही से नहीं पता, लेकिन हाँ उसी शहर का पता है जहाँ वो रहती है। वो जगह दारुल उलूम से काफ़ी दूर थी। आखिरकार ढूंढते ढूंढते अनमोल का घर मिल गया। अनमोल के घर पहुंचे तो अनमोल घर पर नहीं थी। इसकी अम्मी ने हमें अंदर बिठाया और कहा वो किसी काम से बाहर गई हुई है, वो आने वाली होगी। हमने कुछ वक्त इंतज़ार किया।
इतने में अचानक अनमोल आ गई। मैंने जब अनमोल को देखा तो दोनों मिलकर बहुत रोए। मैंने अनमोल को सारी बात बताई। उसने मुझे आंजिक का नंबर दिया और साथ कहा कि तुमको आस्ताने से भागकर नहीं आना चाहिए था। तुम्हारी माँ तुम्हारे भाई को पता चल गया तो उन्हें कितना दुख होगा। मेरे ख्याल में अनमोल बिल्कुल ठीक कह रही थी, लेकिन मैं 3 माह तक वहाँ आस्ताने में नहीं रह सकती थी क्योंकि बाबा साहब के पास कंवारी लड़की रहती थी। फिर उसने मुझे कहा कि जब तुम्हारे 3 माह पूरे हो जाएंगे तो तुम आस्ताने में वापस चली जाना, क्योंकि पीर साहब के यहाँ इतनी कोई पाबंदी नहीं थी बाहर आने जाने पर। तो मुझे अनमोल की बात भी बिल्कुल ठीक लगी। अभी मुझे 10-15 दिन ही हुए थे आस्ताने से आए हुए और अभी 3 माह में काफ़ी वक्त बाकी था। इनके दौरान एक टीचिंग सेशन शुरू कर लिया। वो दारुल अमान के बहुत करीब था। मैं वहाँ आया जाया करती थी, बच्चों को पढ़ाती थी। डॉक्टर साहब मुझे कहते थे कि तुम यहाँ दारुल अमान में क्यों रह रही हो, हमारे साथ हमारे घर में रहो, जब तक यहाँ रहना है हमारे साथ रहो। लेकिन मैं अपना वजूद किसी पर बोझ नहीं बनाना चाहती थी। बस मैं ये चाहती थी कि आंजिक से मेरा राब्ता हो जाए और शायद उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो एक जुस्तजू थी मेरे दिल में कि वो वक्त कब आएगा जब मैं सबके सामने आंजिक के होने का इकरार करूंगी। आंजिक को मैं रोज़ कॉल मिलाती, लेकिन इसका नंबर नहीं मिलता था। मैं परेशान भी होती थी कि कहीं ये मेरे साथ धोखा तो नहीं कर रहा। दिल उलझन का शिकार होने लगा। मैंने साथ साथ खुद को बहुत मसरूफ़ कर लिया था, एक अलग ही दुनिया बना ली थी। शायद अगर मुझे मेरे माँ बाप की इज्जत का ख्याल ना होता तो शायद मैं कभी वापस ना आती। ये सब करते करते 3 माह गुजर गए। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि मुझे इस शहर से दूर अपने शहर में जाना है, तो मुझे डॉक्टर साहब अब वहाँ छोड़ कर आए। मैं पीर साहब के आस्थाने में गई। सब लड़कियों ने पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी, तुम अपना फ़ोन भी यहाँ भूल गई थी। तुम्हारे नंबर पर कई दफ़ा कॉल भी आती रही, लेकिन हमने रिसीव ना की। उन्होंने मेरे जाने का पीर साहब को ना बताया था कि वो यहाँ नहीं है। जब मैंने अपना फ़ोन चेक किया तो वो आंजिक की कॉल थी। मेरे 3 माह पूरे होने में कुछ दिन बाकी थे, जिसके बाद मेरे भाई और मेरी अम्मी मुझे लेने आए। आस्ताने का ये दस्तूर था कि इसमें लड़की को छोड़कर इसके बाद कोई कांटेक्ट न रखा जाता। जब मैं वापस गई तो आंजिक को कॉल करती रही। एक रोज़ उसे कॉल लग गई। मैंने उसे सब बताया। मैंने उसे बहुत गिले भी किए। मैंने कहा मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मैंने तुमसे निकाह कर लिया। न जाने इस गलती की सज़ा कब तक झेलनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के हर कदम कदम पर मुश्किलें थी। तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसने कहा मैं आ रहा हूँ कुछ रोज़ में, तुम परेशान ना होना। शादी की तैयारियां जारी थीं। भाई भी बहुत मसरूफ़ थे। मैं कैसे बात करती, ज़िंदगी अजाब लग रही थी। अनमोल को सारी बात बताई तो उसने कहा तुम हमजा से बात करो, वो कोई मदद ज़रूर करेगा। मैंने हमजा को मिलने का बोला, वो आया। मैंने कहा अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो तुम मेरा साथ ज़रूर दोगे। हमजा ने तजस्सुस भरी आहें लेते हुए कहा तुम अगर जान भी मांगो तो वो भी दे दूं, ये तो साथ है। मैंने हमजा को सब बताया। हमजा रोते हुए कहने लगा तुमने तो मुझसे तुमको ही मांग लिया। मैंने कहा एक मजबूर इंसान की अर्जी है। हमजा ने कहा ठीक है, तुम परेशान ना हो, मेरी तुमसे शादी नहीं होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। निकाह से पहले ख़ानदान में होता था, लड़के लड़की को चादर पहनाई जाती थी। हमजा ने कहा तुम्हें वो रस्म करनी होगी। वो रस्म भी हुई जैसे मुझे हमजा ने बताया था, मैंने वैसा ही किया। हमजा ने आंजिक से भी राब्ता किया। हमजा ने अपना एक्सीडेंट करवाया ताकि निकाह की डेट डिले हो सके, क्योंकि आंजिक के आने में कुछ दिन लग सकते थे। हमजा मुझे तसल्ली देता था। यूँ कुछ माह हमजा ने अपने बीमार होने की वजह से लेट करवाए। उसकी मोहब्बत मेरे लिए बहुत थी। शायद मैं बाहर ना जाती, मुझे आंसिक से मोहब्बत ना होती और हम ना निकाह करते। बहुत पछतावा था मुझे अपनी इस नादानी पर, लेकिन मोहब्बत इंसान से सब करवा लेती है। ये सब मैंने हमजा से सीखा। मेरी अम्मी की तबीयत भी अक्सर ख़राब रहने लगी। सब कह रहे थे कि अपनी अम्मी के सामने ये अपने घर की हो जाए। निकाह की डेट फिर रखी गई। रात में अम्मी का बीपी शूट होने की वजह से अम्मी का इंतकाल हो गया। जिंदगी हर किस्म का सितम ढा रही थी। हमारा घर बेरौनक हो गया। वो खुशियाँ और ख्वाब जो मेरे माँ बाप ने मेरे लिए देखे थे वो सब बिखर गए। मेरी कोई भी खुशी मेरे माँ बाप को नसीब ना हो सकी। जिंदगी से एतबार उठ गया। नफरत हो गई मुझे हर मोहब्बत के रिश्ते से। जिंदगी तमाशा बन के रह गई। दूसरे भाई की भी शादी हो गई। मैंने कहा मैं शादी नहीं करना चाहती। आंजिक भी पाकिस्तान आ गया, यहाँ सेटल भी हो गया। कभी कभी उससे बात कर लेती थी। वो चाहता था कि अब सबको बता दूं। मैं इतने गमों के बाद भाइयों को और कोई दुख भी नहीं दे सकती थी। यूँ 1 साल हो गया मेरे वापस आए हुए।
भाई ने भी बहुत करते थे। हमजा भी कहता था कि अब तुम अपना घर बसा लो वरना तुम पागल हो जाओगे। भाई ने मेरी शादी का फैसला किया। परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। हमजा की अम्मी ने उससे कहा कि हम सुमेरा की डेट रखने जा रहे हैं। उसने इनकार कर दिया। शायद वो मेरे नसीब में है ही नहीं, जो हर बार करीब आकर दूर हो जाती है। मैं सुमेरा से शादी नहीं कर सकता। हमजा ने आंजिक को बोला कि तुम अपनी बहन के साथ रिश्ता लेकर दोबारा आओ, सबके सामने आप लोगों की शादी होगी। आंजिक अपनी बहन के साथ आए। भाई लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम राजी हो इस रिश्ते के लिए। हमजा मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत रखता था, जिसकी वजह से मैंने अपनी मोहब्बत हासिल की। कुछ माह बाद रुखसती भी हो गई। मैं और आंजिक बहुत खुश थे। मैं हर पल हमजा के लिए दुआ करती थी। जिंदगी में सब कुछ था, एक मेरे माँ बाप न थे। मैं डॉक्टर थी और शादी के बाद अस्पताल ज्वाइन कर लिया। आखिर मेरे माँ बाप की दुआओं की बदौलत मुझे जिंदगी की हर खुशी मिली। मैं जब अम्मी के घर जाती, हमजा का घर चौके पड़ोस में था। उससे अक्सर मुलाकात होती। उसने शादी नहीं की। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, तो उसकी अम्मी यही कहती कि मेरा बेटा पता नहीं कब शादी करेगा। मैंने हमजा से कहा कि तुम शादी क्यों नहीं करते, खुद के साथ अपने वालिदैन को तकलीफ ना दो। मैंने उसे बहुत कहा, मेरी मोहब्बत का आखिरी कर्ज है, तुम शादी कर लो। उसने कहा यह नहीं हो सकता, मैंने सिर्फ तुमको चाहा था, इसके बाद किसी की जुस्तजू नहीं। मोहब्बत शायद ये होती है। आंजिक भी मुझे बहुत पसंद करते थे। कुछ अरसे बाद मेरी बेटी इस दुनिया में आई। सब बहुत खुश थे। मेरा बहुत ज़्यादा वक्त मानो के साथ गुजरता। जिंदगी मसरूफ़ हो गई थी। अस्पताल, घर, मानो, आंजिक, नू भी मेरे पास आता था। जब से भाई की बेटी हुई थी, मैं और आंजिक कभी कभी पुरानी बातों को सोचते थे। जिंदगी में अगर साथ निभाने वाले सच्चे हों तो जिंदगी में खुशियां आ ही जाती हैं। वक्त गुजरता रहा, यूं ही हंसते बसते जिंदगी कट रही थी। मानो 2 साल की हो गई। हम सब पिकनिक पर जा रहे थे। मानो की फरमाइश पर खूब इंजॉय भी किया। जब हम घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में हमारी गाड़ी दूसरी गाड़ी में जा लगी। नू और आंजी को चोटें आईं। आंजी का ब्लड बहने की वजह से उसकी डेथ हो गई। एक बार फिर जिंदगी ने माजी दोहराया। मेरी दुनिया उजड़ गई। मेरे भी चोट वगैरह लगी, लेकिन अपने वजूद का एहसास कुछ न था। आंजी की मौत के आगे वो मेरे जीने की वजह, मेरा सहारा था। मानो को भी काफ़ी लगी। नू भी ट्रीटमेंट के बाद बेहतर था। जिंदगी मुझे हर मोड़ पर तन्हा छोड़कर चली जाती थी। आंजिक का साथ, मानो के सर पर बाप का साया, कुछ भी नहीं था मेरे पास। मैं अपने यादों के साथ ही अपने घर में रही। घर के हर कोने से मुझे आंजी की खुशबू आती थी। भाई ने बहुत कहा हमारे साथ जाओ, यहाँ अकेली क्या करोगी। मैंने अस्पताल जाना छोड़ दिया था। आंजी के जाने के बाद वो सब ख्वाब लगता था। मैं 4 माह तक यहाँ रही, फिर मैं अपने मैके वापस चली गई। मेरी बड़ी भाभी बहुत ख्याल करती मेरा और मानो का। भाई भी बहुत करते, लेकिन छोटी भाभी हर वक्त बातें करती रहती। मानो को भी हर वक्त रोक टोक करती, हालांकि वो बच्ची थी। मैं भाभी की बातों का बुरा न मनाती, जैसे अब तो ठोकरों की आदत हो गई थी। किसी का लहजा कुछ असर न रखता। मेरा ज़्यादा वक्त बड़ी भाभी के साथ गुजरता था। वो मेरा माँ की तरह ख्याल रखती। जैसे जैसे रूटीन चलती रही, मैंने अस्पताल जाना शुरू किया। मानो को भाभी संभालती थी। एक रोज़ रास्ते में हमजा से आमना सामना हुआ तो उसने कहा, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आंजिक इस दुनिया से चला गया। मैंने कहा, हाँ, शायद मेरे नसीब में इसका साथ यहीं तक था। मैं ये कहकर गुजर गई। वो भी मेरे पीछे चलता हुआ आया। कहने लगा, तुम्हें किसी भी काम के लिए ज़रूरत हो तो मुझे कहना। हमजा की माँ ने हमजा को मेरे लिए रोता देखा तो वो भाई के घर आई। कहने लगी, मेरा बेटा आज भी सुमेरा को इतना ही चाहता है जितना पहले चाहता था। आज इनकार मत करना। भाई ने मुझे कहा कि अगर तुम करना चाहो तो भाभी ने कहा कि तुम्हें मेरे सर की कसम, तुम हमजा से शादी कर लो। हमजा की दुआ में बहुत ताकत थी, उसने जिनकी बदौलत मुझे पा लिया। मानो की जिम्मेदारी भी हमजा ने अपने जिम्मे ली। आखिरी वक्त पर भी उसने पूछा, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं आज भी इनकार कर लूँगा। हमजा का मुकाम मेरी नज़र में बालातर हो गया। वो बहुत ही आला शख्सियत का मालिक है। वो मानो को सगे बाप की तरह प्यार करता है। उसकी मोहब्बत पुरखुलूस थी। जिंदगी मुझे हर मोड़ से आशना कर गई। कभी कभी सोचती हूँ कि हम कहाँ होते हैं, कहाँ आ जाते हैं। शुक्र है इस रब का जिसने मुझे चाहे जाने वालों में रखा। जिंदगी आज भी खूबसूरत है, लेकिन कुछ यादें उम्र भर इंसान के साथ होती हैं, जिन्हें हम कभी भी भुला नहीं सकते। अल्लाह ने मुझे बेटे की नेमत से नवाजा, जिसका नाम हमजा ने आंजिक रखा। मेरी ख्वाहिश थी अगर मेरा बेटा हो तो हमजा की तरह हो, जो इज्जत देना जानता हो,
जिसे हर रिश्ते का एहसास हो। मानो 4 साल की हो चुकी है, वो अब स्कूल भी जाती है, मैं बस बच्चों में लगी रहती हूँ, वक्त का पता भी नहीं चलता। हमजा की अम्मी भी बहुत अच्छी खातून है, वो भी मेरा बहुत ख्याल करती हैं। अक्सर हमजा मेरे बचपन को याद करते हुए कहते हैं कि मैं और वो 2 अलग सोच के लोग कैसे एक हो गए। जैसे नसीब को मंजूर हो वो के रहता है। ये नसीबों के फैसले अल्लाह के इख्तियार में हैं। बेशक वो बेहतरीन है। मुश्किलों के बाद आसानियाँ ज़िंदगी का हिस्सा हैं। हर काम में हमारे लिए बेहतरी है। हमजा मेरे लिए अल्लाह का बहुत बेहतरीन साथ देने वाला तोहफा है। दुआ है कि हमजा को उसके बाद कोई दुख ना पहुँचे। ज़िंदगी कहीं सब्र और कहीं शुक्र का नाम है।